हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस में पादप विज्ञान तो ख़त्म कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो आज उसी से जुड़ा एक टॉपिक है पारिस्थितिकी या फिर इको सिस्टम या एनवायरनमेंट के नाम से भी जिसको आप जानते हैं, जिससे भी कुछ बेसिक इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो छोटी सी 15-20 मिनट की एक छोटा सा क्लास हम लोग इसको दे देते हैं ताकि यदि इससे क्वेश्चन बने तो बने। बाकी एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है पर्यावरण सिस्टम से। बाकी ये है कि आप लोगों को हम सलाह दे दें कि थोड़ा सा इसके समय के इफेक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दें। करंट अफेयर्स से रिलेट होके पारिस्थितिकी इको सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, किसकी बैठक कहाँ पे हुई, ओजोन परत के लिए कैसा नुकसान चल रहा है, कुछ भी ऐसा। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पारिस्थितिकी या इको सिस्टम होता क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग चालू कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके लिखना है यहाँ पे, और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों के हम लोगों की जीवधारियों की और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के बीच के रिलेशन के बीच का हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग पारिस्थितिकी या फिर इकोसिस्टम कहेंगे। और एक चीज़ हमें आप इफेक्ट के रूप में लिख दें आपके लिए कि पारिस्थितिकी के पिता कौन कहलाते हैं, तो आप बोलेंगे अर्नेस्ट हैकल। तो ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है आजकल परीक्षा में, तो आप लोग इसको याद रखें। अर्नेस्ट हैकल जो है फादर ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहे जाते हैं। अगला फैक्ट क्या लिखा है, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ खास लैंग्वेज थोड़ी टफ लिखी है, तो किसी भी एक विशेष स्थान पर रहने वाले सभी जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। तो इसमें भी कुछ खास फैक्ट नहीं है, आप आसानी से ऑप्शन से पकड़ लेंगे। बस याद रखना ऐसा कुछ भी होता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को आप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, रचना और कार्य की दृष्टि से जीवों मतलब हम सब लोग, और वातावरण मतलब आसपास के एटमॉस्फेयर जो भी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग टाइप की, उन सब की मिलीजुली इकाई को मतलब यूनिट्स को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहेंगे। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, तो आपको इससे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्थायी मतलब स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागर मतलब ओशंस हैं, जो कि मोस्टली बाहर की चीज़ों से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका जीवन एक रूपता में चलता जा रहा होता है। तो कुछ खास नहीं, बस आपको यहाँ से हमने 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट बताएं। पारिस्थितिकी के पिता कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसे मानना है आपको, तो महासागर को। ठीक है, जहाँ पर कोई खास आसानी से चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अगला शब्द है भैया पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। से पिता तो हैकल साहब थे, लेकिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप बोलेंगे टेंसले ने किया था शब्द का प्रयोग। तो ये भी नाम कभी कभी आया था, तो आप इन हैंडसम डूड को देख सकते हैं अपने टेंसले साहब हैं, काफ़ी टेंशन में भी दिख रहे हैं, सोच रहे हैं पर्यावरण का क्या हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, टेंसले, टेंशन लेते थे। तो यहाँ पर आगे जाके हमने समझाया। तो वैसे आप लोगों को पता तो है कि अभी हम लोग जब अपनी खाद्य श्रृंखला बनाएंगे, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आएंगे। उत्पादकों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, फिर द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, फिर तृतीय उपभोक्ता टर्सरी अपने कंज्यूमर्स आ जाएंगे। और ठीक है, और इनको भी खाने वाले क्या कहलाएंगे, तो सर्वाहारी सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएंगे। तो कुछ उपभोक्ता जैसे मानव टाइप के जो होते हैं वो सभी खा सकते हैं, इसको भी तीनों को खा लेते हैं, उनको सर्वाहारी में रख दिया। बाकी सामान्य श्रृंखला क्या चलती, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। और जो सभी का उपभोग कर सकते तो वो सर्वाहारी। उसी प्रकार से जो सभी का उपभोग तो नहीं करते, लेकिन सभी के मरने के बाद उसको वापस मिट्टी में या फिर अजैविक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, अपघटक जो क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। और इस मृदा, वायु इत्यादि चीज़ों का उपयोग करके उत्पादक फिर से क्या करेंगे, ऊर्जा बना के दूसरी चीज़ों को देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र का योजना निरूपण काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ के अप्लाई करना सीख लीजिए, मज़ा भी आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगला फैक्ट हम लोगों को क्या लिखा गया, ये संरचनात्मक दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक तो जैविक मतलब लिविंग, और दूसरा हो जाएगा अजैविक मतलब नॉन लिविंग। ये तो आपको याद रहेगा, जिनमें जीवन है सो जैविक, जिनमें जीवन नहीं है सो अजैविक। इनकी परिभाषा आगे लिखी, तो इसलिए यहाँ पर समय खर्च नहीं करा रहे हैं आपको। और सिर्फ जैविक घटक जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, जिसमें उत्पादक मतलब पौधे आ जाएंगे, उपभोक्ता मतलब हम लोग, अपघटक मतलब नीचे के कवक, जीवाणु, विषाणु वगैरह। तो यहाँ पर नहीं लिखा तो फिर हमें समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में सभी प्रकार के
जीव आएंगे जिनमें जीवन है। जीवन है अर्थात कौन है, तो आप बोलेंगे सर इसमें पादप आएंगे, ठीक है, जंतु आएंगे, जो भी आप सोच सकें। हम आप बोलोगे सर कवक नहीं आएंगे, तो हम बोलेंगे हाँ कवक भी आएगा, मतलब फंगी भी आएगा, शैवाल भी आएगा, जो आप सोच सकें वो सब जीव हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन अजैविक घटक में जो जीवन का निर्माण करते हैं लेकिन जिनमें स्वयं में जीवन नहीं होता, जैसे कि वायु, ठीक है, पानी, तो जल जीवन है लेकिन उसमें स्वयं में जीवन नहीं है। ऑक्सीजन प्राण वायु है लेकिन उसमें स्वयं में प्राण नहीं है। तो ये मुख्यतः वायु, पानी, प्रकाश जो हैं, ठीक है, मृदा वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सभी अजैविक घटक कहलाएंगे। तो इन सब के मिलने से जीवन का निर्माण होता है लेकिन इनमें स्वयं में जीवन नहीं होता। तो ये सब अजैविक घटक होंगे। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, पीएससी जैसे परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। तो हम लोगों पे आना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इतनी ईजी क्वेश्चन जब वहाँ पे आ सकते तो यहाँ तो पक्का आने के चांस बने रहेंगे। तो इनको आपको थोड़ा सा याद है। जैविक मतलब जिनमें जीवन है, और अजैविक मतलब जिनमें जीवन तो नहीं है लेकिन वो जीवन वाली चीज़ों को बनाने में समर्थ होते हैं, तो उनसे मिलकर जीवन बनता है, ठीक है। तो हम लोग जैविक घटक की शुरुआत करते हैं। तो जैविक घटक में सबसे पहले आते हैं भैया उत्पादक। तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको आप उत्पादक कहेंगे, मतलब प्रोड्यूसर्स कहेंगे। जैसे कि हरे पौधे, इसमें कौन आएंगे, हरे पौधे आएंगे। उपभोक्ता जगत पे चलने दी हम लोग, तो वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाएगा, मतलब पौधों द्वारा बनाएगा भोज्य पदार्थों का ही उपभोग करते हैं, उनको आप उपभोक्ता कहेंगे। लेकिन उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी द्वितीयक, और तृतीयक मतलब टर्सरी प्रकार के हो जाएंगे। तो प्राथमिक की बात करें तो इसमें केवल वे जीव आएंगे जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खा के अपना काम चलाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मतलब शुद्ध शाकाहारी टाइप के, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी टाइप के आएंगे। फिर आप लोग आगे द्वितीयक पे जाएंगे तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया या मोर इत्यादि जो प्राथमिक प्रकार को खाएंगी। फिर तृतीयक में क्या होगा, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी अपना भोजन बनाएंगे, तो जैसे कि बाघ, शेर, चीता आ जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी आपको ये बता दें हम कि हम लोगों को ये वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोगों को अभी बताया गया कि प्राथमिक बनी उत्पादक में हरे पौधे वगैरह आते हैं, तो उनके पास ये सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, उनको भी द्वितीयक खाएंगे, उनको भी तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये जो एक दूसरे को खाते जाएंगे तो ऊर्जा में लगातार क्या होगी, कमी होगी। आप लोग देख पाए एनर्जी पिरामिड भी लिखा है यहाँ पे। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इनके पास होगी, फिर इनके पास, फिर सबसे कम इनके पास एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो होती है पिछले स्तर से अगले स्तर पर जाते समय आपको याद रखना 10% क्या होती जाती है, 10% ही बचती है, 10% ही शेष रहती है, ठीक है। तो 10% एनर्जी ही शेष रहती है। और ये वाला 10% एनर्जी शेष रहने का नियम किसने दिया है, तो आप बोलेंगे लिंडमैन साहब ने दिया है। तो लिंडमैन नाम के एक पर्यावरण शास्त्री थे, उनके द्वारा ये बताया गया, ये चीज़ डिराइव की गई कि जब भी कोई चीज़ को मतलब जब भी एक जगत के प्राणी के द्वारा दूसरे जगत के प्राणी का उपभोग किया जाता है तो उसके पास उस वाली जगत का केवल 10% भाग ही शेष रहता, बाकी 90% उसके द्वारा खर्च कर दिया जाता है। मतलब पौधों के पास यदि 100 एनर्जी थी तो उनके पास केवल 10 पहुँचेगी, इनके पास इनके पास 1 पहुँचेगी, इनके पास 0.1 पहुँचेगी। तो इसको बोलते 10% का नियम, जो कि लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि लगातार एनर्जी यानी लगातार उपभोग करने के बाद एनर्जी का केवल 10% भाग ही शेष रहता है, 90% क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो तीसरा जगत हम लोगों ने उपभोक्ता यानी उत्पादक उपभोक्ता के बाद क्या पढ़ना है, अब घटक है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स बे घटक होंगे। देखिए इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं, ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इजी। कभी कभी विषाणु भी लिखा आता है तो उसको भी आप मान सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें वापस भौतिक तत्व मतलब अजैविक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपघटक बे तत्व हैं या बे कारक, मतलब तत्व नहीं बोलना चाहिए, अपघटक बे जीव हैं या बे अपने जैविक कारक हैं जिनके द्वारा किसी भी मरी गली सड़ी चीज़ को वापस मृदा में या फिर अजैविक घटकों में चेंज कर दिया जाता है। ये और कोई भी नहीं कर सकता, केवल अपघटक ही कर सकते। इसमें सबसे मुख्य रूप से आप लोगों को कवक को शामिल करना है, नंबर 2 पे जीवाणु को शामिल करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को फिर से हम शेयर करते हैं, बता दें, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जितने भी हम लोग जैसे कवक और जीवाणु को मुख्य रूप से क्या अपघटक मानते हैं, तो इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा प्रबल अपघटक कौन है, तो आप बोलेंगे कवक, ठीक है। जीवाणु की अपेक्षा जीवाणु जो होता है इस मामले में थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है।
तो अपघटकों के मामले में कवक शक्तिशाली है जो किसी भी जैविक घटक को पुनः अजैविक घटकों में परिवर्तित कर सकता है। तो अजैविक घटक यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो अजैविक घटक जो होते हैं कार्बनिक प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक प्रकार के होते हैं, जलवायु प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोगों की बॉडी ठीक मुख्यतः कार्बन की बनी है, ठीक है, तो उसमें कार्बनिक घटक कहलाएंगे। और अकार्बनिक घटक में हम लोग की बॉडी में उसके अलावा जैसे पानी जैसे कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पानी नहीं बोलना चाहिए, तो हमें और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अभी मुंह पे नाम नहीं आ रहा हमारे, तो जिनमें कार्बन प्रधानता से नहीं होता उनको हम अकार्बनिक पदार्थ बोल देंगे। और जलवायु भी मतलब वही जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा, हमने पीछे कुछ आपको लिख के दिखाया खनिज तत्व, इसमें से ही कुछ अकार्बनिक और कुछ कार्बनिक के काम कर सकते हैं। इनको आप अजैविक कहेंगे। सीधी बात है, अजैविक घटकों में जीवन नहीं होगा, लेकिन इन्हीं के मिलने से जीवन बनेगा। तो ये सब भी हमने अलग से लिख रखे, तो उसमें कुछ खास डाउट नहीं बनेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जीवन बनाया जाता है, लेकिन स्वयं में जीवन नहीं होता है। अगला हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र भारत में कुछ स्थापित किए गए हैं, तो इनकी लिस्ट हमने छोटी सी बना के दी है। तो अपने भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो या पर्यावरण एनवायरनमेंट साइंस से कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, BA MBA जो भी है, फिर उसके क्षेत्र में आप कोई भी अच्छी डिग्री लेना चाहते हो तो आप कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए? अहमदाबाद जाएंगे। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में है, ठीक है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। इसको आप एनवायरनमेंट साइंस केंद्र ECS के नाम, ESC के नाम से भी जानेंगे। फिर खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ? तो अपने भारत में सबसे पहले खनन कहाँ पे शुरू हुआ था? धनबाद में, इसलिए इसको धनबाद झारखंड में शुरू किया गया है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान, तो सलीम अली अपने भारत के मुख्य पक्षी विज्ञानी थे। तो आप लोगों ने रोबोट पिक्चर रोबोट 2.0 देखी रखी है, तो वो सलीम अली के नाम पर ही फिल्माई गई थी। इसमें अक्षय कुमार साहब ने जो पक्षी क्या नाम था, पक्षी राज का जो रोल निभाया, वो पक्षी राज किसके नाम पे थे? सलीम अली के नाम पे था। बाकी ये विलन नहीं थे, उसमें उन्होंने विलन का रोल टाइप पर दिखाया है। बाकी वो दोनों अपने यहाँ पर ठीक ठाक रोल थे, तो उसमें कुछ खास पक्षपात नहीं करना चाहेंगे, तो आप वापस पढ़ लेते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र दोनों कहाँ पे खुले हुए हैं? कोयम्बटूर। शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सुधार दें इसको। हम यहाँ पे बिंदु लगा के आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर लेते हैं हम, ठीक है। कोयम्बटूर में स्थापित किया गया। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद में। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? तो C से चेन्नई जोड़ दें आप। और पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र अपने भारत की विज्ञान राजधानी कौन है? तो आप बोलेंगे बेंगलुरु। भारत का एकमात्र IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ये देखिए विज्ञान लिखा है, विज्ञान का केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु में। खनन मतलब खुदाई सबसे पहले कहाँ पर? अभी टाटा इंडस्ट्री द्वारा धनबाद में ही शुरू की गई, मतलब झारखंड में। वहीं से धन मिलेगा, धनबाद में है। और सलीम अली साहब कहाँ के रहने वाले थे? कुछ किताबों में सब मुख्यतः कोयम्बटूर के रहने वाले थे, तो उनके नाम पे कोयम्बटूर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, वो कोई डाउट बनता है तो हमें बताइए। वहाँ की डाउट बनने के चांस तो इस वाले टॉपिक में कम है। बाकी रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग इतना तो याद हो ही जाए, और तब भी आपको लगता है सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो उसके लिए आप हमें सजेशन कीजिए। बाकी कुछ खास छोड़ें, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आपसे शेयर किया है, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा आसानी से तैयारी कर सकें और दूसरे विषयों पर बराबर ध्यान दे सकें। तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।